वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर रीइंफोर्समेंट क्या होता है। शेयर रीइंफोर्समेंट एज द नेम सजेस्ट, जो शेयर फोर्सेस बीम में लगते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम शेयर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बीम होती थी, है ना, इस तरह से एक रीइंफोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम, और उस सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल मान लीजिए लगा हुआ है। ठीक है, ये यूडीएल इस तरह का लगा हुआ है। इस बीम का स्पैन है फॉर एग्जांपल एल, और इस पर यूडीएल डब्ल्यू लगा हुआ है पर मीटर में। तो इस यूडीएल के लिए हम दो डायग्राम बनाते थे अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, अगर याद होगा तो हम एक डायग्राम बनाते थे जिसका होता था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता था, इसका डब्ल्यू स्क्वायर वाइट होता था। ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ होता है। और दूसरा क्या डायग्राम बनाते थे, दूसरा हम डायग्राम बनाते थे शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, दूसरा हम क्या बनाते थे, शेयर फोर्स डायग्राम, जो कि इस तरह से होता था। अलग अलग लोडिंग कंडीशंस के लिए, अलग अलग स्पैन कंडीशन के लिए अलग अलग शेयर फोर्स होता था। इसकी वैल्यू मतलब बेस्ड ऑन लोडिंग आती थी। तो अगर यहाँ पे इस तरह का शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा तो इसकी इस तरह की कुछ वैल्यू होगी WL/2 की। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था और ये शेयर फोर्स डायग्राम बनता था। तो अब तक जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, जिसको हम मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, यानी अगर इस तरह का एक बीम का क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये बीम है हमारी, है ना, और इस पर हम जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह से नीचे हम टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते थे। ये किसके लिए करते थे, ये बेसिकली बेंडिंग मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को मेन रेनफोर्समेंट बोला जाता है। वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। जो शेयर फोर्स होता है और जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है वो बॉटम में नहीं प्रोवाइड करते, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आपने देखा होगा बीम में एक इस तरह से अगर इस तरह से एक रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ऊपर भी एक रेनफोर्समेंट डाल के इस तरह से एक रिंग्स टाइप की हम प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम स्टिरअप्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन अगर बीम का कट करें तो कुछ इस तरह से होता है बीम्स का स्टिरअप्स। ये मेन रेनफोर्समेंट होता है इस तरह से, और इसको इंसर्क, इसको एक ऊपर भी हैंगर बार्स बोलते हैं, इसको इस तरह से इंसर्कल करता हुआ ये इसको स्टिरअप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टिरअप्स। या ये स्टिरअप्स दो काम करती हैं। पहला काम करती हैं, ये मेन रेनफोर्समेंट आपको होल्ड करती हैं, यानी पकड़ के रखती हैं, यानी अपनी पोजीशन पे रहे, कहीं जाए ना। और दूसरा जो शेयर रेनफोर्समेंट है या शेयर जो फोर्सेज है उसको सेटिस्फाई करती हैं ये स्टिरअप्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये 2 लेग स्टिरअप होती है, 3 लेग स्टिरअप होती है, और डिफरेंट शेप्स की होती है। खाली तो ये सबसे कॉमन शेप है, या ना और भी चीज़ें हैं बेस्ड ऑन शेयर फोर्स, ज़्यादा शेयर फोर्स लग रहा है। बेसिकली ये जो लेग्स होते हैं तो इसको काउंट करके 2 लेग, 3 लेग या 4 लेग स्टिरअप्स होती है। आइए देखते हैं कैसे आगे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल किसी आरसीसी बीम में एक अगर यूनिफॉर्म सेक्शन है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यूनिफॉर्म अगर कोई मटेरियल है बीम की शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसका जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यानी बीच में सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स होता है और एंड्स पे जो होता है वो शेयर स्ट्रेस सबसे कम होता है। लेकिन जो होता है ये आरसीसी जो होता है आपका, वो एक यूनिफॉर्म मटेरियल तो है नहीं, वो एक कंपोजिट मटेरियल है, जिसमें जो किससे बना है, कंक्रीट से बना है और स्टील से बना है। तो कंक्रीट और इसकी एनालिसिस कर पाना थोड़ा आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू यूनिफॉर्म मटेरियल्स। यूनिफॉर्म मटेरियल किसी एक मटेरियल से बना हुआ जो है ना, उसकी एनालिसिस कर पाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म है, जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं, मतलब जो दो चीज़ों से, दो कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपोजिट मटेरियल्स वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इसमें कंक्रीट भी है, इसमें स्टील भी है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसकी एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम जो IS कोड हमसे कहता है कि हम ये शेयर स्ट्रेस इलास्टिक थ्योरी से है, इसको फॉलो नहीं करते। इसके लिए हम एक टाउवी यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस मान लेते हैं कि हाँ, अगर इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन होगा तो उसके लिए एक टाउवी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरसीसी बीम के लिए। अब ये टाउवी की वैल्यू क्या होती है, ये टाउवी शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स पे डिपेंड करता है, ये यूनिफॉर्म होता है, ये मान के चलते हैं। ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी पड़ती है, और इसी शेयर स्ट्रेस के लिए हम डिज़ाइन करते हैं बीम को। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपको IS 456 में दिया हुआ है कि हम टाउवी निकालते हैं। टाउवी एक नया टर्म है, इसे घबराना नहीं है। टाउवी होता क्या है, टाउवी बेसिकली शेयर स्ट्रेस है। दो होते हैं, एक होता है शेयर फोर्स, एक होता है शेयर स्ट्रेस। हमें क्या करना है, हमें शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना है ना। हम शेयर रेनफोर्समेंट किस पे डिज़ाइन करेंगे, हम शेयर फोर्स पे डिज़ाइन करेंगे। शेयर फोर्स को हम डिनोट करते हैं VU से। ठीक है, यहाँ पे आपको शेयर रेनफोर्समेंट आपको कुछ नए टेक्निकल टर्म्स याद करने पड़ेंगे, मतलब सिंबल्स, उसका ध्यान रखिए हमेशा। शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स हम किसको डिनोट करेंगे, VU से डिनोट करेंगे। शेयर स्ट्रेस,
शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट करेंगे, टाउ वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस अगेन शेयर फोर्स से लगने की वजह से लगने वाला स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस कहलाता है। तो ये क्या होता है, टाउ वी होता है शेयर स्ट्रेस। उस सिंपल फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे बी इंटू डी है, बी हाइफन डी नहीं है। आई एस कोड में कहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें शेयर स्ट्रेस निकालना होता है। बी यू टाउ वी बोलते हैं इसको, क्या होता है बी यू अपॉन बी डी। क्वेश्चन में आपको बी यू दिया होगा कि एक बीम है, या बी यू ना दिया होगा या फिर तो लोडिंग कंडीशन दी हो जाती हैं। जैसे एक बीम है और इसमें अगर यूडीएल लग रहा है या इस तरह से लग रहा है, तो आपको शेयर फोर्स तो पता ही चल जाएगा ना कि शेयर फोर्स कितना होता है, WL/2 होता है। अब में शेयर फोर्स VU आपको पता चल गया कितना होता है, WL/2 हमने निकाल लिया। अगर लोडिंग दिया है, L स्पैन दिया है, तो हम शेयर फोर्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टाउ वी निकालेंगे। टाउ वी क्या होता है, VU, अगेन यही VU अपॉन B इंटू डी। बी क्या होता है, विड्थ ऑफ द बीम, और डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्या होता है, ब्रेथ ऑफ द मेंबर यानी विड्थ ऑफ द बीम, और डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ यानी इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से हम टाउ वी निकाल लेते हैं। हमारा पहला एम क्या होता है, टाउ वी। ये टाउ वी क्या है, ये टाउ वी है कि शेयर स्ट्रेस यानी कि लोड की वजह से लगने वाला शेयर स्ट्रेस, बीम पे शेयर स्ट्रेस लग कितना रहा है। ठीक है, जितना शेयर स्ट्रेस रहेगा उसी के लिए तो हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये टाउ वी क्या है, ये टाउ वी है जो लोड है उसकी वजह से बीम पे या कोई भी एक बीम मेंबर है उसके ऊपर कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है। इसी शेयर स्ट्रेस के लिए हमें डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो आपको टाउ वी आई होप समझ में आ गया होगा, वी यू आई होप समझ में आ गया होगा। वी यू क्या, दो ही टर्म्स हमने बताया, एक वी यू बताया, एक टाउ वी बताया। वी यू क्या होता है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दी होगी, जैसे बेंडिंग मोमेंट होता था, बेंडिंग मोमेंट होता है शेयर फोर्स। टाउ वी क्या है, टाउ वी थोड़ा नया टर्म है, कुछ नहीं है, शेयर स्ट्रेस है। एक फोर्स होता है, एक स्ट्रेस। फोर्स स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टाउ वी क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वी यू है, बी इसका ब्रेथ है, डी इसकी डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, तो टाउ वी होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी, ये हमें निकालना होता है। ये पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अब नेक्स्ट है कि बेसिकली टाइप्स ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, यानी शेयर रीइंफोर्समेंट जो है वो हम कितने प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हैं बीम में। तो आप शेयर रीइंफोर्समेंट को 3 टाइप से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी 3 टाइप से। जैसे मेन रीइंफोर्समेंट होता था ना, तो मेन रीइंफोर्समेंट को तो हम हमेशा एंड्स में प्रोवाइड करते थे, इस तरह से बॉटम पे स्ट्रेट बार्स की तरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो शेयर स्टिरअप्स होते हैं उसको हम लोग 3 तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी 3 तरह से कर सकते हैं। पहला क्या होता है, वर्टिकल स्टिरअप्स। वर्टिकल स्टिरअप्स मतलब जो हम वो होते हैं, रिंग्स होती हैं, उसको हम वर्टिकली हम प्लेस कर दें इस तरह से, तो ये होती है वर्टिकल स्टिरअप्स के हम फॉर्म में इसको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बेंट अप बार्स, और तीसरा होता है इंक्लाइंड स्टिरअप्स। तो बेंट अप बार्स अभी देखते हैं, अभी हम इंक्लाइंड स्टिरअप्स कर रहे हैं। इंक्लाइंड स्टिरअप में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इंक्लाइंड स्टिरअप में बस ये होता है कि हम जो स्टिरअप्स होती हैं उसको वर्टिकल ना करके हम किसी एंगल पे प्रोवाइड कर दें। तो जैसे इस तरह से हमने किसी एंगल पे हमने प्रोवाइड कर दिया इसको, तो ये बस यही होती है इंक्लाइंड स्टिरअप्स, और कुछ नहीं होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट बचा लेते हैं, सरिया बचा लेते हैं, इसलिए हम इंक्लाइंड स्टिरअप्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका प्लेसमेंट करने में और स्किल्ड लेबर एंगल देना पड़ता है ना, तो इसमें इतना स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा कॉमन नहीं है। लेकिन हम वर्टिकल स्टिरअप्स ही नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब वर्टिकल स्टिरअप्स में भी केसेस होते हैं। ये जैसे होता है सिंगल लेग स्टिरअप, ये होता है 2 लेग स्टिरअप, ये होता है 4 लेग स्टिरअप, ये होता है 6 लेग स्टिरअप। सिंगल लेग स्टिरअप मतलब एक टी बीम है, इसमें हमने ये लेग स्टिरअप क्या था, सिंगल लेग स्टिरअप। लेग मतलब ये की लेग है, 2 लेग स्टिरअप मतलब ये 2 लेग हैं। ठीक है, 4 लेग स्टिरअप मतलब 1 2 3 4 लेग हैं। 4 लेग स्टिरअप मतलब जैसे कहो ना, कभी कभी ज़्यादा शेयर फोर्स लग रहा है, तो जितना ज़्यादा शेयर फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा हमें शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। उतना ज़्यादा रीइंफोर्समेंट जहाँ पे हम शेयर रीइंफोर्समेंट करते हैं वहाँ पे हम इसके लेग बढ़ा देते हैं। जैसे इसके लेग बढ़ा देंगे तो बेसिकली ये जो लेग होते हैं वही शेयर फोर्स लेते हैं। ठीक है, तो शेयर जो रीइंफोर्समेंट होता है ASV से डिनोट होता है, ASV। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 2 लेग स्टिरअप्स, तो 2 लेग स्टिरअप्स क्या होगा, 2 इंटू π/4 इंटू जो स्टिरअप्स का डाया होता है उस पे होता है। मान लीजिए आप 8 mm, जैसे नॉर्मल जो रिंग्स होती हैं वो छोटे mm के डाया मार्क से प्रोवाइड करती हैं, तो ASV क्या होगा, 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, या इस तरह से। तो ASV यानी शेयर रीइंफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड होता है, यानी ASV 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, या इस तरह से हम निकालते हैं नॉर्मली। तो पहला क्या हो गया,
वर्टिकल स्टेप्स आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल स्टेप्स क्या होती हैं। इंक्लाइन स्टेप्स समझ में आ गया कि जो शेयर इन्फोर्समेंट है या फिर तो वर्टिकल स्टेप से सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर तो हम इंक्लाइन स्टेप से कर सकते हैं या बेंड अप बार से कर सकते हैं। तो वर्टिकल स्टेप समझ में आ गया कि हाँ वर्टिकल प्रोवाइड कर दीजिए, इंक्लाइन स्टेप मतलब इसी को इंक्लाइन कर दीजिए, तो इंक्लाइन होता है, हो गया। लास्ट क्या आता है, बेंट अप बार्स। अब बेंट अप बार्स क्या होता है, देखते हैं बेंट अप बार्स क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि बेंट अप बार्स को बाद में डिसाइड किया गया कि हाँ हम जो मेन बार्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक बीम होती थी ना, और इस बीम में हम मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते थे, हम बीम में मेन रीइंफोर्समेंट नीचे प्रोवाइड करते थे। और अगर हम इस तरह से अगर हम बात करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, फिर से तो यहाँ पे जब यूडीएल लगाते थे और इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता था कुछ इस तरह से होता था, WL²/8, ठीक है। और इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती थी WL²/8, और यहाँ पे जो शेयर फोर्स डेवलप होता था उसकी वैल्यू कितनी थी, WL/2, या बेस्ड ऑन द डिज़ाइन कैसा क्वेश्चन होगा उससे होता था। तो एक चीज़ यहाँ पे हम ये देखते थे कि हाँ ठीक है, जो सेंटर ऑफ द बीम है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, सबसे कम हो रहा है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एंड्स पे, और शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, एंड्स पे हो रहा है। तो रिवर्स है थोड़ा बहुत। और हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, हम बेंडिंग मोमेंट की जो नॉर्मल क्वेश्चन में WL²/8 डिज़ाइन करते थे वो सेंटर पे डिज़ाइन कर देते थे और उसको पूरे बीम में यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्किल्स बढ़ी, वैसे हमारा मेन एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, हमारा मेन क्या होता है, हमारा मेन काम होता है पैसे बचाना, कि हम स्ट्रक्चर्स को कितना ज़्यादा सेव कर पाएँ। तो हम देख रहे थे कि हम यहाँ पे क्या है, हम डिज़ाइन तो WL² करते हैं और पूरे स्पैन में हम प्रोवाइड कर देते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम स्पैन से कॉर्नर की तरफ जाते हैं वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होती रहती है, यानी हमको मेन रीइंफोर्समेंट जो हमने इसको मान के प्रोवाइड किया था वो वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको उतना सरिया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और एंड्स पे हमको उतने मेन रीइंफोर्समेंट के लिए उतने सरिया की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेन रीइंफोर्समेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सेक्शन है, यहाँ पे हमने 4 सरिया प्रोवाइड की, इसी सेक्शन का सरिया है, ठीक है, इसका हम सेक्शन काटे तो यहाँ पे हमने 4 सरिया प्रोवाइड करी है। तो आपको इधर से तो एक ही दिखेगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, एंड्स पे बेंट अप कर देते हैं इस तरह से। इसको हम क्या कर देते हैं, एंड्स पे बेंट अप कर देते हैं। जो मेन जैसे ऑल्टरनेट करते हैं, वैसे 4 बार्स हैं तो हमने क्या किया, 4 बार 4 ही हैं तो इसको हमने 2 बार्स को बेंट अप कर दिया ऊपर और 2 बार्स को हम सीधी ले गए। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो 2 बार्स हैं वो सफिशिएंट है, यहाँ पे थोड़ा सा रेनफोर्समेंट है, बेंडिंग उसको बियर कर लेगी। लेकिन जो ये बेंट अप बार्स करी हैं हमने, इसका हम फ़ायदा ये कर लेंगे कि ये बेंट अप बार्स अब क्या करेंगी, अब ये शेयर फोर्स को भी बियर करेंगी। तो हमने क्या किया, हमने बचत कर ली अपनी स्टील की। जो नॉर्मल जो स्ट्रेट बार्स जा रही थी वो टोटल किसके लिए डिज़ाइन करने के लिए बनी थी, वो मेन रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करने के लिए बनी थी। हमने क्या किया, हमने एंड्स पे, क्योंकि एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट बहुत कम है, हमने क्या किया, इन्हीं मेन बार्स को कर्टेल कर दिया, बेंट अप कर दिया, यानी इसको उठा के ऊपर ले गए, इसको भी उठा के ऊपर ले गए। तो इससे ये बचत हुई, इससे ये बचत। और 2 हम सारी बार्स को पहली बात तो बेंट अप करते नहीं, हम किसको करते हैं, ऑल्टरनेट बार्स को बेंट अप करते हैं, यानी अगर 4 हैं तो 2 बार्स को बेंट अप करेंगे। अब ये बेंट अप बार्स क्या कर रही हैं, अब ये बेंट अप बार्स शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 प्रोसीजर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम शेयर रेनफोर्समेंट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा वीयू। वीयू क्या होता है, वीयू होता है शेयर फोर्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आपने पढ़ा टाउ वी। टाउ वी सिंपल है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो एक बीम है फॉर एग्जांपल इस तरह की, है ना, एक बीम है, इस पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो और इस तरह से एक कंक्रीट बीम होती है नॉर्मल ना, इस पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक टर्म होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये टर्म क्या है, डिज़ाइन, उसको टाउसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउसी से। ये भी आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो हमें अब ये क्या टर्म आ गई, या ये क्या हो गया, ये होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, बेसिकली जो हमारा जो कंक्रीट की बीम होती है ना, वो किससे बनी होती है, वो कंक्रीट से बनी होती है, और ये मेन रेनफोर्समेंट जो हमने इसमें बेंडिंग मोमेंट के लिए डाली है। सो होता क्या है कि जो बीम की बिकॉज ऑफ
मतलब ये बीम में जो ये कंक्रीट है और ये जो बीम में ये जो सरिया मेन रीइंफोर्समेंट पड़ा हुआ है, इनके पास भी थोड़ी बहुत ताकत होती है या इनके पास भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है शियर फोर्स को बियर करने की, ठीक है। तो इसी ताकत को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी कैपेसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं टाउसी यानी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए अगेन टाउवी और टाउसी में फ़र्क क्या है। टाउवी क्या है, टाउवी है शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, ये लोड्स पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा लोड लगाएंगे तो ज़्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ में आ रहा है। टाउवी ये वैल्यू होती है। टाउसी क्या होती है, टाउसी होती है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये किस पे डिपेंड करता है, ये बीम की साइज पे डिपेंड करता है, बीम की ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बीम बनी हुई है। ज़्यादा जैसे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बनी हुई है तो टाउसी की वैल्यू होगी कुछ, मान ली M30 ग्रेड की कंक्रीट बनी हुई है तो कंक्रीट के पास ज़्यादा ताकत है, वो शियर फोर्स और भी अच्छे से बियर कर सकता है। तो टाउसी क्या होता है, टाउसी और परसेंटेज ऑफ स्टील, मतलब यहाँ पे स्टील कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्टील अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो भी टाउसी की वैल्यू, मतलब इन दोनों को मिलाकर स्टील के पास पहले से ही कितनी ताकत है शियर फोर्स को बियर करने की। एक छोटे से एग्जांपल से बात मतलब समझाते हैं। फॉर एग्जांपल टाउवी है, फॉर एग्जांपल एक बीम है वीयू, है ना, वीयू शियर फोर्स लग रहा है 100, है ना, हमने टाउवी निकाला, टाउवी हमने क्या किया, शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस मान लीजिए हमने इसको एरिया से डिवाइड कर दिया, मान लिया आगे 20, ठीक है, तो हमारा वीयू शियर फोर्स है 100, टाउवी हमने 120 निकाला। बेसिकली ये तो एक वो है ना, एक शियर फोर्स एक स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस। अब ये टाउसी क्या है, टाउसी है एक वैल्यू, ये क्या है, ये डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। मान लीजिए टाउसी की वैल्यू अगर मान लीजिए 25 है, ठीक है, अगर टाउसी की वैल्यू 25 है तो क्या हमें शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन देखिए नहीं की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि टाउवी क्या है, टाउवी है कि शियर स्ट्रेस जो शियर फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस कितना है 20, उसके पास पहले से ही कितनी ताकत है, उसके पास 25 की पहले से ही ताकत है, तो हमको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है, 20 छोटा है 25 से, मतलब आप उस पर लोड यानी शियर फोर्स लग रहा है 20 और उसके पास ताकत अगर 25 की पहले से ही है, पहले से ही मतलब जो जिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का है वो बना हुआ है और जिस हिसाब की उसमें मेन रेनफोर्समेंट बनी है उसके हिसाब से जो उसकी स्ट्रेंथ है 25 पहले ही है, यानी ज़्यादा है, तो हमको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अगर ये वैल्यू 25 ना होती, फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू होती 10, तो हमको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती, और किसके लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती, हमको टाउवी माइनस टाउसी के लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती, यानी 20 माइनस 10 जो फोर्स होता 10 न्यूटन पे mm स्क्वायर का जो फोर्स होता, हमें खाली उसके लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें सब के लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये अगेन एक नया टर्म है आपके लिए जो आपको ध्यान रखना होगा। एक तो वीयू हो गया, एक होता है टाउवी, एक होता है टाउसी। वीयू अगेन जो शियर फोर्स लग रहा है बीम पे, टाउवी अगेन जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वीयू अपॉन वीडी। टाउसी क्या होता है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या कि मतलब कि बेस्ड ऑन द, अब ये टाउसी निकालते कैसे हैं, एक अगेन क्वेश्चन, ये टाउसी हम निकालते कैसे, ये टाउसी जो निकलता है वो कोड से निकलता है। कोड में कहाँ पे, कोड में आता है पेज नंबर 72 पर, क्लॉज नंबर, टेबल नंबर 19 है, पेज नंबर 72 पे, वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे एक टेबल दी हुई है इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये एक कॉलम है और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रेड है, यानी M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और M30 और M35 और M40, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी है, इसको लिखा हुआ है 100 AST बाय PT, इसको बोलते हैं बेसिकली परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट या PT बोलते हैं। क्या होता है, परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट या PT, इसकी वैल्यू होती है 100 इंटू AST बाय B इंटू D, ठीक है। बेसिकली ये एक कंपोनेंट होता है जो कि बताता है सरिया है, यानी AST ना, AST कितने, परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। बेसिकली ये टाउसी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक होता है PT यानी परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट, और दूसरा होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों से हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम PT निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम PT निकालते हैं। कैसे निकलेगा, नॉर्मल 100 इंटू AST इंटू B इंटू D, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें PT निकल जाएगा। जैसे PT की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो PT यहाँ से निकल जाएगा।
उसके बाद हम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा ग्रेड ऑफ द कंक्रीट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और उसको हम पिक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 AST/BD कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे। फॉर एग्जांपल 100 AST/BD आया आपका हमारा 1, ठीक है, यानी पीटी की वैल्यू हमारी आई 1 है। उसके बाद M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है क्वेश्चन में। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना आ गया, PT1 के लिए M20 कितना है 0.62, तो हम 0.62 ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से तो हमारी टाउ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.62, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है shear reinforcement shall be provided to carry a shear force of VU, shear force equal to VU minus tau c into BD। अब ये बेसिकली है क्या कि हम बताएं कि VU क्या होता है, जो shear force आ रहा है ना, इसकी वजह से लगने वाला जो shear होता है वो टाउ वी होता है। सिमिलरली और टाउ सी क्या होता है, जो shear स्ट्रेस होता है, जो टाउ वी और टाउ सी shear स्ट्रेस जो कंक्रीट का लग रहा है, इसको हम BC से एक और टर्म यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं BC। BC क्या है, BC अगेन जो shear स्ट्रेस कंक्रीट का आ रहा है, इसमें अगर हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये VC आ जाएगा, यानी इसके इक्विवेलेंट टाउ से VU में डिवाइड कर दें एरिया से तो टाउ वी होता था, इसी तरह टाउ सी में मल्टीप्लाई कर दें तो VC हो जाएगा। BC अगेन क्या है, BC वो shear फोर्स है, वो ताकत है बीम की जो पहले से ही कंक्रीट के पास है, बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कि हम इतना सरिया प्रोवाइड, मतलब इतना हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें डिज़ाइन जो है हमें VU के लिए नहीं करना पड़ता, हमें डिज़ाइन हमेशा करना पड़ता है VU माइनस VC के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है, कि VU जो लग रहा है माइनस VC जो पहले से है उससे बचा हुआ जो हुआ उसी के लिए डिज़ाइन करना होगा, तो उसके लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, यानी हमें VUS के लिए हमेशा डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें VU के लिए नहीं डिज़ाइन करना पड़ता और VC के लिए नहीं डिज़ाइन करना पड़ता। तो मेन रेनफोर्समेंट तो हम पहले ही निकालेंगे जो हम अब तक निकालते आ रहे थे उससे। और आइए हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, या ये हमें 4 चीज़ें निकालनी होती हैं। हमें सबसे पहले VU निकालना होगा, V2 क्वेश्चन में दिया होगा, फिर हमें टाउ वी निकालना होगा, फिर हमें टाउ सी निकालना होगा, ठीक है। आइए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि हमें करना क्या होता है, कि कैसे हम निकालते हैं। क्वेश्चन भी सामने आएगा धीरे धीरे करके, क्वेश्चन जब हम करेंगे अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो देयर इज स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर shear रेनफोर्समेंट। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करते हैं, तो डिटरमाइन द फैक्टर्ड और अल्टीमेट shear फोर्स। तो ये क्वेश्चन में नॉर्मली दिया होता है कि हमें किस shear फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन ये क्वेश्चन में दिया ही होता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल अगर लोड दिया है तो WL/2 से हम डिज़ाइन कर लेते हैं। दूसरा क्या है, डिटरमाइन द नॉर्मल shear स्ट्रेस ऑफ द सेक्शन और टाउ वी। तो दूसरा हमारा स्टेप होता है टाउ वी निकाल लीजिए। टाउ वी कैसे निकालेंगे, अगेन VU/BD से, अगेन VU/BD से हम टाउ वी निकाल सकते हैं, VU जो shear फोर्स होगा और BD। तीसरा क्या है, कंप्यूट द परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, मतलब बेसिकली हम क्या निकालते हैं, टाउ सी निकालते हैं, ठीक है। तो टाउ सी कैसे निकालेंगे, टाउ सी हम निकालेंगे परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट PT से, और कैसे PT के तो हमने पता ही PT का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू AST/BD। ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी होंगी, मतलब AST आपको B/D क्वेश्चन में दिया होगा, shear रेनफोर्समेंट का क्वेश्चन पहले मेन डिज़ाइन होता है, उसके बाद ही shear रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन होता है, आपको एरिया ऑफ स्टील पता होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या निकाल लेंगे, हम या फिर तो टाउ सी निकाल लेंगे, है टाउ सी जो टेबल है ग्राफ। अगेन इसके लिए आपको IS कोड ले जाना ज़रूरी है, IS कोड अलाउ भी होगा आपको एग्जाम में, या नॉर्मल अलाउ, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो हम टाउ सी की वैल्यू क्या पता दे दें क्वेश्चन में, वरना नहीं होगी तो आपको कोड से निकालनी होगी, कोड से पता करना होगा टाउ सी की वैल्यू, ठीक है। तो टाउ सी की वैल्यू के लिए आपको कोड ले जाना होगा। इस बार CT2 एग्जाम में हम कोड अलाउ भी करवा देंगे कि आप कोड क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा अपने साथ ले जा सकते हैं, IS कोड 456 IS 456 2000, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, टाउ सी निकालना होगा। टाउ सी को मतलब हम BC से भी कर सकते हैं, BC क्या होता है टाउ सी, अगेन इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, टाउ सी इंटू BD, तो हम VC निकाल लेंगे या टाउ वी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर क्या हमारा टाउ वी बड़ा है टाउ सी से, ठीक है। क्या हमारा यहाँ पे एक और टर्म है कि अगर एक टाउ सी मैक्स भी होता है, तो अभी इसको भूल जाइए, अभी थोड़ा ये टर्म है। हमारे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम ये देखते हैं कि क्या हमारा VU या दोनों देख सकते हैं कि क्या हमारा VU जो है वो छोटा है या बड़ा है BC से। तो अगर हमारा जो VU है ना, VU हमारा बड़ा है BC से, है ना, या फिर हम क्या है, अगर
यहाँ की टाउ बी जो है वो हमारा बड़ा है टाउ सी से, तभी हमको रीइंफोर्समेंट जो है वो शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। और हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं टाउ बी माइनस टाउ सी के लिए डिज़ाइन करते हैं। या हम अगर ये स्ट्रेस के फॉर्म में लिखा, अगर हम फोर्स के फॉर्म में लिखें तो हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, बी यू माइनस बी सी के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, बी यू माइनस बी सी के लिए डिज़ाइन करते हैं। अगर ये छोटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है, अगर जो हमारा बी यू है वो बी यू जो डिज़ाइन स्ट्रेस आ रहा है वो छोटा है बी सी से, यानी बी सी मतलब हमारे पास पहले से ही बहुत ताकत है बीम की डिज़ाइन करने के लिए, तो हम शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम खाली मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कोड हमसे कहता है कि अगर हमें ज़रूरत भी नहीं है तब भी आप एक मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर ही दीजिए। मतलब ऐसे खाली मत छोड़िए कि हाँ कुछ हमने शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, एक हम दूर दूर सरिया करके कि मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट तो हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। अब ये जो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट होता है ये इस फॉर्मूले से डिराइव होता है, यानी ASP अपॉन इस फॉर्मूला है। ये अगेन फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 48 पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं ASP अपॉन B इंटू SV शुड बी ग्रेटर दैन 0.4 इंटू FI। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ASP क्या होता है, शेयर रीइंफोर्समेंट होता है। B क्या होता है, B विड्थ ऑफ द बीम। SV क्या होता है, SP होता है बेसिकली स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब जैसे ये जो दो शेयर स्ट्रेप्स है इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है ना उसको बोलते हैं SP। ठीक है, तो ये होता है SV और 0.4 अपॉन FI। ठीक है, FI हमारा भाई ग्रेड ऑफ स्टील है। ठीक है, तो यहाँ इफ VU इज ग्रेटर देन VC है ना, अगर VU बड़ा है VC से देन प्रोवाइड शेयर रीइंफोर्समेंट। अगर VU जो है छोटा है VC से तो हमें शेयर रीइंफोर्समेंट नो शेयर डिज़ाइन इज रिक्वायर्ड, हमें शेयर डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है और हम मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट निकालते कैसे हैं, ये मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट हम इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। अगेन एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि जो शेयर रीइंफोर्समेंट है ना, ये जो शेयर रीइंफोर्समेंट है इसमें हमारे लिए मेन चीज़, जैसे हमारे लिए जो हमारे लिए मेन रीइंफोर्समेंट करते थे या अब तक हम जो डिज़ाइन के क्वेश्चंस करते थे उसमें उसके लिए हमारे लिए एक होता था कि हमें AST निकालना होता था, ये हमारे लिए आंसर की तरह काम करता था। लेकिन शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए क्या होता है, शेयर रीइंफोर्समेंट के ASV जो हम बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक नया टर्म है ASV, इसको नहीं निकालते, हम स्पेसिंग निकालते हैं। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, ना कि ASV। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बीम में जो जैसे इस तरह की एक बीम है ना, तो इसमें जो शेयर रीइंफोर्समेंट है वो फिक्स होता है। यानी अगर 2 लेग स्टिरअप्स है तो पूरी बीम के लिए हम 2 लेग स्टिरअप्स ही प्रोवाइड करते हैं, है ना। 2 लेग स्टिरअप्स यानी 2 लेग स्टिरअप्स पूरा बीम के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा और कम कैसे करेंगे, इसको ज़्यादा और कम हम स्पेसिंग के जरिए प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हमें ज़्यादा शेयर रीइंफोर्समेंट करना है तो हम स्पेसिंग कम कर देंगे, मतलब पास प्रोवाइड कर देंगे। हमें कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो हम स्पेसिंग दूर दूर कर देंगे। तो बेसिकली हम जो हमारी ये ASP होता है ना, ये फिक्स एक वैल्यू होती है। यानी जैसे मान लीजिए अगर हमें 2 लेग स्टिरअप्स प्रोवाइड करनी है तो 2 लेग स्टिरअप के लिए 2 इंटू π/4 इंटू मान लीजिए 8 का स्क्वायर है, 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया ASP का एरिया। ठीक है, अगर हमें अब ये फिक्स है हमारा, तो शेयर रीइंफोर्समेंट कम या ज़्यादा कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हम स्पेसिंग के प्रोवाइड करेंगे। ये यहाँ पे अगर हमने क्लोज प्रोवाइड कर दिया तो हमने ज़्यादा सरिया प्रोवाइड कर दी, और हमने दूर दूर प्रोवाइड कर दिया तो हमने ज़्यादा सरिया क्या कर दी, हमने कम सरिया प्रोवाइड कर दी। तो हम भी जब भी शेयर रीइंफोर्समेंट निकालेंगे तो हम SV निकालेंगे, SV शुड बी लेस देन ASP अपॉन 0.4 भी। SV हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है, स्पेसिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट आती है। हम SV निकालते हैं, हम ASP नहीं निकालते, क्योंकि ASP तो हम एज्यूम करते हैं कि हम 2 लेग स्टेप प्रोवाइड करें, 4 लेग स्टेप प्रोवाइड करें, या जैसी भी स्टेप प्रोवाइड करें बेस्ड ऑन हमारी ज़रूरत, उस हिसाब से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम नॉर्मली कुछ भी अपने हिसाब से डायाफ्राम ले लीजिए और उससे प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया ना 3 तरीके होते हैं स्टिरअप्स को प्रोवाइड करने के। तो अगर हम वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला निकालते हैं सेविंग्स वो स्पेसिंग निकालने का, है ना। अगर हम वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगेन अगर क्वेश्चन में दिया है नॉर्मली हम वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं, इसका ये फॉर्मूला है SP = 0.87 FI ASP इंटू D अपॉन US। अब ये जो फॉर्मूला है ये अगेन आपको याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है, तो अगर आप कोड ले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, दूसरा मतलब ये भी कोई नया दूसरा है कि अगर हम इंक्लाइन स्टिरअप करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इंक्लाइन स्टिरअप्स नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, SP = 0.87 FI ASP D अपॉन VUS।
यहाँ पे एस वी है स्पेसिंग, FI है 415 फ्री स्टील, ASV जो 2 लाख सिर्फ होता है, D है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, VUS हमने बताया ना, VUS क्या होता है, VU माइनस VC, ये होता है VUS, यानी जो बचा हुआ शेयर रिइंफोर्समेंट जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना है। साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बेसिकली, अल्फा क्या होता है, अल्फा वो एंगल होता है जिसपे हम सिरप को इंक्लाइन कर रहे हैं। अगेन ये भी मतलब थोड़ा कम होता है, इसके हम नहीं जाते इतना, क्योंकि इंक्लाइन सिरप नॉर्मली हम नहीं प्रोवाइड करते, हम नॉर्मल सिंगल सिरप ही प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल सिरप भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा तरीका होता है सिरप्स को प्रोवाइड करने का, हम बेंट अप बार से प्रोवाइड करते हैं, ये सेटिस्फाई कराते हैं। तो अगर हम बेंट अप बार से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो हमारा जो शेयर रेनफोर्समेंट है, या हम बेंट अप बार तो ऐसा होती है ना कि ऐसे हम स्ट्रेट किया और ऐसे हमने ऐसे कर्व कर दिया मेन रेनफोर्समेंट को ही, तो बेंट इफ द टेंडेंसी इज अवेलेबल फॉर शेयर बेंट अप बार, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, उसे हम BS इज इक्वल टू सिग्मा SV ASV साइन अल्फा। सिग्मा SV यानी सिग्मा ST होता है नॉर्मल, AST सिग्मा ST जो मेन बार्स का सरिया होगा वो, इंटू ASV AST, इसमें ASV नहीं होगा क्योंकि इसमें AST हो जाता है, यानी बेसिकली ये हो जाता है सिग्मा ST इंटू AST इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा वो एंगल होता है जिससे हम ये बार को बेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेंट अप बार्स हैं, तो ये बेंट अप बार्स के लिए फॉर्मूला होता है, ये भी अगेन कोड में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है कोड में, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस जगह पे पेज नंबर 72 पे ही बॉटम पे दिया हुआ है कि फॉर वर्टिकल बार्स हम ये फॉर्मूला प्रोवाइड यूज़ करते हैं, फॉर इंक्लाइन बार्स हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और फॉर मतलब बेंट अप बार्स हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगेन इसमें हमें SV निकालना होता है, तो SV आप इधर ले जाइए और VUS इधर ले जाइए। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा, तो घबराए नहीं, है ना। तो न्यूमेरिकल हम करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल एक बार देख लेते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड reinforced concrete beam is 250 mm wide. A simply supported reinforced concrete beam क्या है, is 250 mm wide, ठीक है। A simply supported reinforced concrete beam is क्या है, 250 mm wide and 500 mm effective depth and is reinforced with 5 bars of 18 mm diameter as tension steel. If the beam is subjected to a factored shear of 62.5 kilonewton at the support, find the nominal shear stress at the support and design the shear reinforcement. Use M20 concrete and Fe250 steel. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी जो एक सिंपली सपोर्टेड इस तरह की एक बीम है ना। इस बीम की विड्थ कितनी दे रखी है, इस बीम की विड्थ कितनी दे रखी है, इस बीम की विड्थ दे रखी है 250 mm, और इसमें 500 mm कितना दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डेप्थ दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम 5 सरिया लगी हुई हैं, यानी 1 2 3 4 5 सरिया लगी हुई हैं, है ना, 18 mm डायामीटर की, ठीक है। इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड, अब यहाँ पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स भी दे रखा है, यानी VU की वैल्यू भी आपको दे रखी है यहाँ पे। VU कितना दिया हुआ है, 62.5 किलोन्यूटन। अगेन आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं क्योंकि 62.5 VU दे रखा है। अब कह रहा फाइंड द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो हमने क्या पूछा है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी टाउ वी की वैल्यू पूछी है, और क्या पूछा है, फाइंड द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एंड डिजाइन द शेयर रिइंफोर्समेंट। डिजाइन द शेयर रिइंफोर्समेंट यानी M20 कंक्रीट एंड Fe250 स्टील, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हमको डिजाइन द शेयर रिइंफोर्समेंट पूछा है। सबसे पहले तो हमको नॉमिनल टाउ वी की वैल्यू पूछी गई ना, तो टाउ वी कैसे निकालते हैं, अगर आप सोल्यूशन को ना भी देखें तो सबसे पहले हमें टाउ वी कैसे निकालते हैं, टाउ वी हम निकालते हैं VU अपॉन B इंटू डी से निकालते हैं। तो VU आपको दिया हुआ है, VU कितना दिया हुआ है 62.5 अपॉन किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन अपॉन क्या है B इंटू डी, तो B कर दीजिए कितना दिया हुआ 250 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो टाउ भी आ गया इतना हमारा, तो पहला तो केस हो गया। अब हमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए हमने स्टेप्स बताए थे कि डिज़ाइन करने के लिए क्या करना होता है, डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है टाउ वी, ठीक है। तो टाउ वी तो हमने पहले ही निकाल लिया, टाउ वी कितना था 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें टाउ सी निकालना होता है, ठीक है,
कि बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट और बेस्ड ऑन द परसेंटेज स्टील, क्या हमारे पहले से उस कंक्रीट के पास कितनी सी ताकत है उस शेयर फोर्स को बियर करने की। तो टाउ सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पीटी निकालना पड़ता है। पीटी क्या होता है, 100 इंटू AST अपॉन बी इंटू डी, जो होता है ना पीटी। हमने देखा होगा, कहाँ पे दिया, हमने देखा ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको याद भी करने की जरूरत नहीं है। पीटी की वैल्यू दी होती है 100 इंटू AST इंटू बी इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे AST क्या है, AST है मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेन रीइंफोर्समेंट, 5 बार्स ऑफ 80 mm डायमीटर, यानी AST कितना है, 5 बार्स ऑफ 80 mm डायमीटर, 5 इंटू 5/4 इंटू 18 का स्क्वायर। तो AST हम यहाँ पे दिया हुआ है AST वैल्यू 1270, तो AST भी हमको यहाँ पे 1270 mm स्क्वायर, मतलब ये कैलकुलेट किया हमने 5 इंटू 5/4, यहाँ से AST निकाल लेंगे। अगेन B है तो B 250 है, D 500 है, तो यहाँ पे हम जब परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट आप यहाँ पे रखिए तो कितना आ रहा है आंसर, PT 1% आ रहा है, ठीक है। तो इस PT को हम 1% निकालेंगे, तो फॉर 1% स्टील, तो 1% हमने निकाल लिया, 1% इसको आता है आंसर, ठीक है। 100 मतलब 100 इंटू AST अपॉन B इंटू डी से PT कितना आ गया, 1%। अब बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया हुआ है, 20 है, तो M ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, 20। तो बेस्ड ऑन द परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट एंड बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम वो ग्राफ देखेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं कि बेस्ड ऑन द परसेंटेज हम अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये PT की वैल्यूज़ हैं। इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 हम ये देखेंगे 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M20 है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आ रही है, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 0.62। तो हमारी टाउ सी की वैल्यू क्या होगी, हमारी टाउ सी की वैल्यू होगी, हमारी टाउ सी की वैल्यू क्या होगी, हमारी टाउ सी की वैल्यू क्या होगी, 0.62। तो इन्होंने क्या लिख दिया, 0.62 जो है परसेंटेज यानी टाउ सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे कि हमने क्या कहा था, कि सबसे पहले हम VU निकालते हैं, VU निकालने के लिए हम क्या BC टाउ भी निकालते हैं। तो VU तो आपका दिया हुआ है 62.5, ठीक है। हमने टाउ भी हमने निकाला था 0.5, टाउ सी कितना आ रहा है, टाउ सी आ रहा है ज़्यादा, मतलब 0.62, यानी क्या है, टाउ सी जो है वो ज़्यादा है टाउ वी से। अब टाउ सी ज़्यादा है टाउ वी से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस बीम के पास बेस्ड ऑन द परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उस बीम के पास पहले से ही बहुत ताकत है उस मतलब ये शेयर फोर्स को बियर करने की, मतलब शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है 0.5 का, और उसके पास ताकत कितनी है 0.62 की, मतलब पहले से ही ताकत है। तो इसका मतलब हमको शेयर स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने कहा क्या कि नो शेयर डिज़ाइन इज़ रिक्वायर्ड, हमको शेयर डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि टाउ वी जो है वो छोटा है टाउ सी से। अगर डिज़ाइन तो तब करना पड़ता ना जब हमें टाउ वी बड़ा होता है, यानी जो स्ट्रेस लग रहा है लोड से वो ज़्यादा होता है टाउ सी से, तभी तो हम शेयर फोर्स डिज़ाइन करेंगे। हमें शेयर फोर्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमें शेयर फोर्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बावजूद कोड हमसे कहता है कि आप मिनिमम शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन तो करिए ही करिए, यानी आपको इतना सरिया तो प्रोवाइड करना ही करना है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टिरप्स। वो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कहाँ से डिज़ाइन होता है, वो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आपको IS कोड में ही पेज नंबर 48 से डिज़ाइन होता है। तो उसमें पेज नंबर 48 पे जाना है, ASV ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ASV इज इक्वल टू ASV अपॉन FI अपॉन 0.4 इंटू बी, यहाँ पे आपको रखना है। अब यहाँ पे हमें SV हमने बताया ना, जो स्पेसिंग होती है यानी जो SV होता है वो स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ASV क्या है, यहाँ पे इसको एज्यूम करना पड़ेगा, ASV क्या है, स्टिरप्स। तो हमें क्या, यहाँ पे हमने पहले एज्यूम कर प्रोवाइड 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरप्स ऑफ 6 mm 5, तो 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरप्स ऑफ 6 mm 5 क्या हो गया, 2 इंटू 5/4 इंटू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ASV निकाल लेंगे, ASV हम 2 इंटू 5/4 इंटू 6 स्क्वायर किया तो 2 इंटू 28 इंटू FI 250 ग्रेड स्टील है तो इंटू 250 अपॉन 0.4 इंटू 250। तो यहाँ से हमारा SV कितना आ गया, 140 mm आ गया, ठीक है। स्पेसिंग कितनी आ गई, 40। तो हम अब हमारा डिज़ाइन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड द स्पेसिंग ऑफ द, अब यहाँ पे एक और नॉर्म्स है, एज द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग।
IS कोड कहता है कि जो स्पेसिंग ऑफ द सिरप्स है वो इन सब में से मिनिमम होनी चाहिए। पहला क्या है कि जो हमने स्पेसिंग कैलकुलेट करी कितनी 140 m कैलकुलेट करी, तो एक 140 आ गया। दूसरा क्या है, वर्टिकल सिरप्स के लिए जो स्पेसिंग की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 0.75D होता है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी स्पेसिंग, है ना। तो मिनिमम मतलब इन 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 सारी चीज़ों में से जो सबसे कम होगा वो वैल्यू हम ले लेंगे। तो सबसे हमने कैलकुलेट की थी 140। दूसरा क्या है 0.75D, ये हमसे IS कोड कहता है, कहाँ पे कहता है वो हम दिखाएंगे अभी। तीसरा क्या है SV 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से SV हमारा जो कैलकुलेटर है वो 140 है, तो हम 140 ले लेंगे। अगर हमारा इन तीनों में से फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ज़्यादा, ये हमारा 140 की जगह सपोज 340 होता, तो हम क्या लिखते हैं, हम 300 स्पेसिंग लेते। ठीक है, तो मिनिमम इन तीनों वैल्यू में से SV या फिर तो कैलकुलेटेड वैल्यू या 0.75D वर्टिकल के लिए अगर इंक्लाइंड है तो D, और SV 300, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम अडॉप्ट कर लेंगे और रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया था, हेंस मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है 140 है, एक 140, एक 375, एक 300। तो मिनिमम ऑफ द अबव थ्री वैल्यूज आर 140 mm। तो हम ये हेंस प्रोवाइड 2 लेग्ड 6 mm सिरप्स और 140 mm सेंटर टू सेंटर। यानी हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एक रीइंफोर्समेंट में हम यूनिफॉर्मली 140 mm सेंटर टू सेंटर हम जो है वो शेयर स्टेप्स सिरप्स हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें एक बीम थी, है ना, बीम थी 250 mm और 500 mm स्पैन की, जिसमें 5 बार्स 80 mm के लग रहे थे, जिसमें शेयर फोर्स 62.5 mm लग रहा था, और उसके लिए हमको डिज़ाइन करना था। ठीक है, जिसमें हमें शेयर फोर्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंपली सपोर्टेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज 250 mm वाइड and 500 mm effective depth is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter as tension steel. If the beam is subjected to a factored shear of 95 kN at the support, design the shear reinforcement consisting of stirrups, use M20 grade steel and Fe415 M20 grade concrete and Fe415 steel। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नॉर्मल इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन नॉर्मल है। एक बीम है, इसमें 250 mm वाइड है नॉर्मल पिछली बार की तरह, और 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है, इसमें 4 सरिया दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले वही चीज़ है कि मतलब बी दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है 250 mm, ठीक है, डी दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। सबसे पहले हम ये निकालें, टाउ भी निकाल लेते हैं। टाउ भी क्या होता है, VU बाई BD। VU क्या दिया हुआ है, फैक्टर शेयर फोर्स, तो 95 इंटू 10⁻³ यानी 1000, 95 सिंपल 1000 कर सकते हैं, 10⁻³ क्या ही करिए, 1000 किलो न्यूटन को न्यूटन में बंद कर लेंगे ना, 95 इंटू बी क्या है 250 अपॉन डी 1000। तो यहाँ से हमारा जो टाउ भी निकल के आता है वो टाउ भी निकल के आता है 0.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा पास टाउ सी निकालने का होता है। नेक्स्ट स्टेप टाउ सी अगेन डिपेंड करता है AST बाय BD से, ठीक है। तो ये PT पे 100 mm ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो AST बाय BD निकाल लेंगे। AST आपको कितना दिया हुआ है, AST दिया हुआ है 4, मतलब AST कितना दिया हुआ है 4 20 mm की बाय बार्स, यानी 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना। तो AST यहाँ से निकालेगा 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा 1256। ठीक है, तो वहाँ से हमने AST निकाल लिया। अब हम PT फॉर एग्जांपल निकालना है, तो यहाँ PT रख लीजिए कि हम PT जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब हम PT रखते हैं तो PT की वैल्यू अगेन 100 AST मतलब 100 1256 अपॉन B कितना है 250 इंटू 500 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे अगेन जब हम करते हैं तो PT कुछ आता है हमारा 1% अगेन आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमने PT निकाल लिया। अब हम अगेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेक करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है हमारी M20। ठीक है, तो हम अगेन वो कोड देखेंगे वहाँ पे, है ना, वहाँ पे अगेन कोड देखेंगे। तो 1% के लिए M20 के लिए अगेन वैल्यू इत्तेफाक है कि 0.62 ही है, तो अगेन हम 0.62 ही टाउ सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगी, टाउ सी की वैल्यू कितनी होगी, अगेन होगी टाउ सी की वैल्यू कितनी होगी 0.62 टाउ सी की वैल्यू होगी।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्स केस है, टाउ वी कितना है 0.76, टाउ सी कितना है, टाउ सी है हमारा 0.62, यानी टाउ वी जो है वो बड़ा है टाउ सी से। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा शेयर फोर्स, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने शेयर फोर्स की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और डिज़ाइन किस लिए करनी पड़ेगी, हमने किस वाले के लिए करनी पड़ेगी, हमें टाउ पी माइनस टाउ सी के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं हमें वी यू माइनस वी सी के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन भी है, नेक्स्ट पेज में सोल्यूशन में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम टाउ वी निकालते हैं। टाउ वी कैसे निकाला, वी यू बाई बी डी से, अगर हम ए एस टी से हमने परसेंटेज निकाला तो 1% है, इसलिए हमने टाउ सी निकाल लिया। ठीक है, टाउ सी को ये एक छोटा सा स्टेप है, बताएंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने वी यू एस निकाला, वी यू एस बोलते हैं, वी यू एस क्या होता है, वी यू माइनस वी सी। ठीक है, तो वी यू एस में वी यू माइनस वी सी होता है, वी यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 95 माइनस वी सी क्या होता है, वी सी बेसिकली जो टाउ वी आता है इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाउ सी तो 0.16 215 to 500, तो इससे हमने वी यू एस निकाल लिया। वी यू एस कितना हो गया 17.5 न्यूटन। अब ये इसी जो वी यू एस है इसके लिए हमें डिज़ाइन करना होता है। वी यू एस क्या होता है, अब यहाँ पे हमने लेटस, अब यहाँ पे जो स्टेरअप्स हैं ये हमारी मर्जी, हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग 2 लेग 6 mm वर्टिकल स्टेप, आप यहाँ पे 2 लेग 8 mm भी ले सकते हैं। नॉर्मली आपसे हम बोल रहे हैं, नॉर्मली आप 2 लेग 8 mm या 6 mm कुछ भी ले सकते हैं, है नॉर्मली प्रेफर करिए 8 mm लीजिए, 8 mm ज़्यादा अच्छी होती है, तो 8 mm ले लीजिए, वरना यहाँ पे हल्की भी में 95 न्यूटन का लग रहा है, तो हमने 6 mm में लिया। तो प्रोवाइडिंग 2 लेग 8 mm 6 mm स्टेप्स, तो 2 लेग 6 mm स्टेप्स यानी ASV क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ASV। तो यहाँ पे SV हमने निकाल दिया। SV का फॉर्मूला अगेन कहाँ आएगा, कोड से आएगा, कोड में यहाँ पे SV की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के प्रोवाइडिंग वर्टिकल सिरप से, तो हमने प्रोवाइडिंग वर्टिकल सिरप से हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला पिक किया और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, SV निकाल लिया। तो हमने SV निकाल लिया और ये हमने कह दिया, अब यहाँ पे हमने स्पेसिंग तो निकाल ली, अब हमें लास्ट स्टेप क्या होता है, स्पेसिंग शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग के लिए भी IS कोड कहता है, इतनी आसानी से नहीं, स्पेसिंग के लिए भी IS कोड कहता है कि स्पेसिंग जो है इन सब में से लीस्ट होनी चाहिए। इन सब में से मतलब जो पहली जो कैलकुलेटेड वैल्यू, दूसरी अगर इंक्लाइन सिरप है तो उसके लिए 0.75D, और या फिर वर्टिकल है तो 300, मतलब जो भी, मतलब D खाली, और तीसरी क्या है SV क्या है 300 mm। इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू है वो कितनी है। और हाँ एक और होता है कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट हम ये भी देखते हैं कि जो हम सरिया जो इस सरिया जो मतलब शेयर इन्फोर्समेंट हम निकाल रहे हैं वो मिनिमम से कम तो नहीं है, तो यहाँ पे हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट भी चेक करते हैं। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट से स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे 230 mm, तो सबसे कम यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 577 आ रही थी, यहाँ पे 375 आ रही थी, यहाँ पे 300 आ रही थी, तो सबसे कम किसकी आ रही है, सबसे कम 230 mm आ रही है। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम सबसे कम वाली प्रोवाइड करेंगे, यानी 230 mm प्रोवाइड करेंगे। तो हैंस provide hence least of the four values is 230 mm, hence provide 2 leg 6 mm vertical steps at the rate 230 mm center to center। तो एक फुल प्रोसीजर होता है, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, इसके हम बहुत से क्वेश्चंस आपको भेज देंगे जिससे आपको थोड़ा एक रफ आइडिया हो जाएगा कि शेयर इन्फोर्समेंट हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एक लास्ट स्टेप यहाँ पे है, ये टाउसी मैक्स क्या है। ये टाउसी मैक्स ये होता है कि बेसिकली क्या होता है कि एक जो टाउवी शेयर फोर्स है ना, ये अगर बहुत बड़ा हो, ये बहुत अगर बड़ा हो, यानी बहुत ज़्यादा शेयर फोर्स लग रहा हो, तो हमसे IS कोड कहता है कि हम एक वैल्यू एक आती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा शेयर फोर्स लग रहा हो तो हम शेयर रेनफोर्समेंट से ही खाली शेयर फोर्स नहीं सजेस्ट कर सकते, तो हमको बीम का डायमेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि अगर जो है टाउवी की वैल्यू सपोज मान लीजिए यहाँ पे 0.62 ना आ रही होती, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ के मतलब शेयर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, 3-4 कुछ आ रहा है ना, मान लीजिए 3 आ रही होती, तो टाउसी मैक्स भी चेक करते हैं कि टाउसी मैक्स, या फिर टाउसी मैक्स कहाँ दिया होता है, कि टाउसी मैक्स जो है वो अगेन यहाँ पे एक नीचे एक टेबल बनी हुई है टाउसी मैक्स की, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और इस पे बेस पे टाउसी मैक्स कितना टाउसी मैक्स की वैल्यू M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितनी होती है 2.8। ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू जो टाउवी की मान लीजिए 3 आ रही होती है ना, अगर हमारी वैल्यू टाउवी की 3 आ रही होती और टाउसी मैक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, टाउसी मैक्स आ रहा है हमारा 2.8,
तो हम कह सकते हैं कि अगर ये टाउ भी 2.8 से छोटा है तब तो कोई बात नहीं, तब तो डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अगर टाउ भी 3 है यानी 2.8 से भी ज़्यादा है, टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि भैया ऐसे केस में डिज़ाइन हम नहीं कर सकते और हम खाली shear फोर्स करेंगे, तभी हम डिज़ाइन करेंगे। बस चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। ओके।